हाय डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन चैप्टर का जो सेकंड लेक्चर है, मैं आपको आज दे रहा हूँ। थोड़ा वीडियो का क्वालिटी फ्रेश नहीं आ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा समझिए कि अपोलोजाइज़ है। ये कि नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो वो जो वीडियो बनेगा पूरा सेटअप के साथ बनेगा और सब चीज़ का व्यवस्था हो चुका है। बट कैमरा मैं मंगवाने वाला हूँ, कैमरा अभी बाहर से आया नहीं मेरा, तो इसलिए आपको ऐसे ही थोड़ा काम चलाना होगा। ठीक है, ओके चलते। पिछले चैप्टर में हमने केमिकल इक्वेशन लिखना सिखा रखा था आपको, अच्छे से केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें हमने बता रखा था आपको। अब जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो क्या क्या बातें सामने आती है उसको जानते हैं। अब जैसे केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो तो इसमें हमने एक टॉपिक बनाया है, मैं लिख ले रहा हूँ पहले, इसलिए पहले लिख के आपको बता रहा हूँ कि लिखने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब व्हाट इज़ द मीन ऑफ एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन का। तो कह रहा है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन, सॉरी रिएक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड अ एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, अब जैसे हमने क्या करा, वाटर फॉर्म करने के लिए, वाटर फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 2 एटम लिया। आफ्टर दैट हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हुआ, फॉर्म हुआ। यानी 2 हाइड्रोजन एटम आपने लिया, 2 ऑक्सीजन एटम लिया, तब जाके क्या होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु का निर्माण होता है। चलिए कोई बात नहीं। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि इसको क्या बोलते हैं, हमने बता रखा था रिएक्शन में बता रखा था, पीछे वाले मतलब बिहाइंड द एरो, जो एरो के पीछे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे, रिएक्टेंट्स बोलते थे। ये रिएक्टेंट्स हुए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में। आफ्टर ऑल जो हमारा प्रोडक्ट बनता है ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, प्रोडक्ट। तो एस्केलेटल में क्या होता है कि रिएक्टेंट में मतलब जो मान लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभिक्रिया से पहले, रिएक्शन से पहले आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम है। आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का 2 एटम तो मिल रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम मतलब हमको मिल रहा है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अनबैलेंस्ड हो जा रहा है। यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही आप क्या बोल सकते हो बेटा, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर ना। यानी यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्या है, एटम इक्वल तो हाइड्रोजन एटम इक्वल तो है, बट ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, डिफर कर जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अनबैलेंस्ड है। यानी आप अनबैलेंस्ड को ही केमिकल एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो। क्लियर, वेरी गुड। एक छोटा सा बात सबको आपको पता है, मतलब मैं बताना चाहूँगा, सामने अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहता है, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के सामने अगर कोई क्या लिखा रहता है, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा रहता है, तो वो किसको डिनोट करता है, इट इज़ डिनोटेड मॉलिक्यूल। किसको डिनोट करता है, मॉलिक्यूल को। और नीचे डाउन में कुछ आप लिखते हो तो ये पोजीशन क्या करता है, क्या आपको बताता है, तो एटम मतलब एटम का नंबर बताता है, नंबर ऑफ एटम बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम बताता है आपको। ये चीज़ आपको आपके दिमाग में होना चाहिए। अब उसी को जब अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस करने की बात सोचा जाएगा हम लोग। उसी को जब हम बैलेंस कर देते हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब बनता है हमारा। अब केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो थोड़ा सा डेफिनेशन में बनाया हूँ। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, क्या है ये, ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट, ठीक है ना, साइड is equal to the number of atoms of the same element on the product side। यानी जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड क्या है, बिहाइंड द एरो, और आफ्टर एरो क्या है, आपका प्रोडक्ट साइड है। तो पीछे जो क्या होता है, यानी बैलेंस इक्वेशन का मतलब जितना अमाउंट जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी इक्वेशन में, तो होगा क्या कि ये दोनों का जो अमाउंट होगा, जितना मतलब नंबर होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड यानी एरो के बाद यानी प्रोडक्ट में भी उतना ही नंबर में एटम प्रेजेंट होंगे, यानी उतना ही परमाणु मिलेगा आपको। क्लियर। जैसे क्या है, आपने क्या करा, यहाँ पे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे देख सकते हो आप इस इक्वेशन में कि क्या है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले था, 2 ऑक्सीजन था, बाद में क्या वाटर का एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन हो जा रहा था और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन तो इक्वल था, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं था। सो इसको कभी भी आप इसके नीचे नहीं लिखोगे। मान लो कि यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन 1 था और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था। तो आप कभी भी इसको इक्वल करने के लिए इसके नीचे नहीं लिख सकते हो, यानी आपको पूरे मॉलिक्यूल के सामने लिखना होगा। तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हमने क्या किया है, उसके सामने 2 लिखा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 2 1 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन चेंज हो जा रहा है। इधर प्रोडक्ट साइड में 2 2 4 आ जा रहा था और यहाँ पे क्या था, केवल 2 था, इसलिए हमने सामने 2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन का 2 दूना 4, 2 दूना 4 यहाँ भी, और ये मतलब सिंपल, आपको पता चल गया कि ये बैलेंस इक्वेशन है। क्लियर? हाँ, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से कि सर कि हमें किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इस पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको फिजिक्स में ले जाऊंगा बेटा। आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ रखा है। व्हाट इज द मीन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है कि आपको, वैसे फिजिक्स में मैं ले चलूंगा, तो मान लीजिए कि जितनी भी क्वांटिटीज आप पढ़ते हो फिजिक्स में, क्या पढ़ते हो, एनर्जी, मास, लेंथ, ठीक है ना, फोर्स, जो भी पढ़ते हो, तो उस पर क्या लास्ट में लिखा जाता है, इट्स फॉलो कंजर्वेशन लॉ। यानी कंजर्वेशन लॉ जो क्वांटिटी फॉलो करते हैं। अब जैसे इसमें मास के कारण ये किया जाता है, बिकॉज इसमें मास को बैलेंस किया जाता है, मास दोनों साइड में क्या हो, इक्वल हो। तो ये मास जो होता है, मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है बेटा। कंजर्वेशन लॉ क्या है, तो संरक्षण का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ पहले समझते हैं हिंदी में कि मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल करेगा कंजर्वेशन लॉ को, वह नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेटा। मतलब क्रिएटेड मतलब ना ही उसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर सकते हो। क्लियर ना। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में जो होते हैं, क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फुलफिल करते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे जो मास है, मास क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो होता क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आया क्या, व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हिंदी में मैं थोड़ा सा बता दूँ, संरक्षण सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है कि जो भी मतलब राशि, भौतिक राशि हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा मेरे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, भौतिक राशि, तो जितनी भी भौतिक राशियां उनमें कुछ कुछ क्या होते हैं, संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करते हैं बेटा। संरक्षण सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है कि जिन्हें आप नहीं क्या कर सकते हो, मतलब बना सकते हो, और नहीं उन्हें नष्ट कर सकते हो बेटा। यानी कहोगे सर, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लूंगा। अब जैसे कहोगे सर, एक मान लीजिए आपके पास ये पेन है, मान लीजिए मेरे पास ये क्या है बेटा, ये मेरे पास पेन है। इस पेन को सर आप जला के क्या इसका मास कम नहीं कर सकते हो। यस बेटा, आप कर तो दोगे, लेकिन ये क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपने जलाया तो कुछ इसका राख भी बचेगा। मान लीजिए इस पेन को आपने क्या करा, जलाया। जलाने के पश्चात क्या होगा कि इसका छोटा कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी के रूप में निकल गया, कुछ अमाउंट क्या हुआ, लाइट एनर्जी के रूप में निकल गया, और कुछ मास क्या है इसमें लेफ्ट करा है, जो आपको क्या बना, और मतलब जो चीज़ बचा हुआ है आपके पास। तो आप कभी भी नहीं कह सकते हो कि मास को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो वही बेटा कि मास एक ऐसा मतलब फिजिकल क्वांटिटी है जो किसको फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, यानी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया कि जो क्वांटिटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करेंगे, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो हमने लिखा है as per the law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed, ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखना बेटा, यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे मास शब्द हमने क्यों लिया था। तो केमिकल, इन अ केमिकल रिएक्शन शो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम, कुछ तो सेम होते हैं रिएक्शन से पहले, एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो क्या हो जाते हैं कि घट बढ़ जाते हैं। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब उसको जैसे मान लो बेटा, रिएक्शन से पहले क्या था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम था। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कम गया था। इसी को बैलेंस करने के लिए, यानी मास कभी भी मतलब क्या बोला जाता है, अभिक्रिया से पहले जो मास था, अभिक्रिया के बाद भी होना चाहिए, भले से वो किसी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब बेटा रूपांतरण हो जाए, किसी और रूप में चला जाए। तो आप ये नहीं कर सकते हो आप डिस्ट्रॉय करा आपने।
तो क्या हुआ कि आपका यही बात है कि इसलिए जब मान लीजिए कि मास कम जाता है, घट बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करके पुनः मतलब इक्वल कर देते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में दोनों का अमाउंट क्या कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है, चाहे वो वेट का प्रोसेस हो या एटम का प्रोसेस हो। क्लियर हुआ होगा। ओके, जनरली एक इक्वेशन हम लेते हैं बेटा, क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो जेन्युइनली हम ऐसे अगर चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम। तो इसको सिंपली हम लोग जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। क्या करा हमने, सिंपली यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। तो जब ये इस प्रोसेस से हमने करा तो ये क्या बेटा, हीट एंड ट्रायल। आपने हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करा है, इसको सॉल्व करा है, आपने हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करा। एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा बेटा, दैट इज अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इस मेथड को आप भली भांति, मतलब मान लीजिए कि 4 नंबर सीबीएसई वालों में 2-3 नंबर का पूछेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चों में 5 नंबर का बैलेंसिंग पूछता ही पूछता है। तो आपको ये सीखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम जैसे क्या कर रहे हैं कि एक रिएक्शन ले रहे हैं, क्या है आपका, Fe है बेटा। जैसे ही वाटर के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, अब उसका कंडीशंस होता है, उसको हम बताएंगे आगे, कंडीशन वगैरह, कंडीशन बताएंगे। क्या बनाता है बेटा, Fe3O4 और क्या बनाता है बेटा, H2 निकलता है, इवॉल्व होता है। अब इसमें इंफॉर्मेटिव मैं नहीं बना रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा स्टेट है, क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या कुछ, मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको क्या कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको बैलेंस करने का। तो सिंपली क्या करा जाता है बेटा, पीछे वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो आपको एक आयरन है, उसके बाद से क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। सिंपली आप लोग धीरे धीरे बार बार इसको रिमाइंड करके देखोगे आप, अगर एक बार ही नहीं समझ में आएगा तो। उसके बाद से क्या है बेटा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी, यानी इतने एलिमेंट पार्टिसिपेट करके ये आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर है ना, तो आपको ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो आ जाओ, आप देखोगे कि एरो के पीछे Fe कितना है, तो 1 है। आप क्या करोगे, सिंपली सब में जितना प्लस माइनस के साथ सेपरेट हुआ है उसके साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे A लगाओगे, यहाँ पे B लगाओगे, यहाँ पे C लिखोगे, नीचे में लिखना, और यहाँ पे D लिखोगे। क्लियर बेटा, सिंपली आपको काम करना है। अब इक्वेशन बनाते हैं। Fe यहाँ पे कितना है, 1 ही है, Fe 1 है, तो A1 जा A। अब आपको क्या करना है, इधर तो Fe कोई है नहीं, तो आप जाओगे एरो के बाद, तो एरो का हिस्सा आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वल लिखोगे। और यहाँ पे आते हो तो बेटा देखो Fe कैट हो है, 3 ठो है, तो क्या हो जाएगा, C से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3C आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, अब आ जाते बेटा इक्वेशन लिखते हैं हम हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था, 2 था, तो B से जब मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या होगा, 2B होगा। क्या होगा बेटा, 2B होगा। इधर तो अब हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इधर आके चेक करते हैं। यस, यहाँ भी है बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन था। देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, D से 2 में करोगे तो 2D, यानी कट जाएगा, डायरेक्ट आप कर लो। देयरफॉर यहाँ पे आपका इक्वेशन B बराबर में D, यानी जितना वैल्यू B का होगा उतना ही वैल्यू D का। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं आप इसको। बेटा ऑक्सीजन के लिए आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो B1 जा B, इसके लिए भी इक्वेशन हमको लिखना है। इक्वल एरो साइन के लिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, इक्वल लगाओगे। क्लियर, यहाँ पे देख रहे हो बेटा ऑक्सीजन 4 है, तो C से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4C लिखोगे आप। क्लियर ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। अब सर अब इनका वैल्यू लेना है। यस, आपको इनका वैल्यू लेना है बेटा। अब क्या करना है, C बराबर आप क्या कर लेना है, 1 हमेशा मानना है आपको। मैं ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये कहीं बताया नहीं जाता है, बस आपको ये दिमाग में रखना है, C बराबर 1 मान लेना है। ये हमेशा कर लेना है, मान लेना है। बिकॉज अब मैं इसका भी रीज़न दे दे रहा हूँ, एक ही मॉलिक्यूल हमको चाहिए होता है, उसके बाद आप जितना भी चाहो तो एक ही मॉलिक्यूल बनाना है। तो क्या करोगे, C बराबर आप 1 रखोगे। तो जैसे ही C बराबर बेटा आपने 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 3C था ना, तो आप क्या करोगे, 3 × 1 यानी 3 आ गया A का वैल्यू। अब यहाँ पे B और किसका काम करना है, यहाँ पे देखो B जो था बेटा 4C था, आपने C के जगह पे 1 पुट करना है, तो 4 1 जा 4, यानी 4 आया बेटा। यानी A का वैल्यू 3 आया, B का वैल्यू आपका 4 आया बेटा, और C का तो 1 है ही। और तो आपको पता है कि B और D क्या है, इक्वल है, V = D। कितना आया, इसका भी 4 आया। तो आप इन सबको रेशियो में ऐसे रख लोगे। अब रेशियो लेना मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी जानना है आपको, A B C और D। अब रेशियो ले लोगे, सब तो आसान है। क्या है, A का वैल्यू कितना है बाबू, A का वैल्यू आपने 3 ला रखा है,
बी का वैल्यू आपने 4 ला रखा है, सी तो 1 है ही, और ये D4 है। अब यही चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर देना। अब जैसे रिएक्शन था ये आपका FeH2O, Fe3O4 और ये H2 था। आपने क्या करना है, देखो आप यहाँ पे A लिखा था आपने, A का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लगाओ। B का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, B के जगह पे 4 लगाओ। C का तो अपने वैसे छोड़ देना है, और D के पास 4 लगाओ। अब चेक करो जरा कि बैलेंस हुआ कि नहीं। ये 3Fe, 3 1 जा 3, 3 ठो Fe इधर भी, 3 ठो Fe इधर भी, क्लियर। यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत बेटा नहीं। यहाँ पे 4 1 जा 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको इस पे फर्दर वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट में कहोगे, फिर मैं इसका फर्दर वीडियो बनाऊंगा, ओके ना। यस, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बात आता है बेटा, इसमें कुछ किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए यानी कि इक्वेशन को देख के पता चल जाए कि वो क्या होगा, किस स्टेट में होगा। यहाँ पे हमने एक टॉपिक बना रखा है, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग। करना क्या है बेटा, आपको ये मैंने यहाँ पे लिखा है मेकिंग केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव। कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। हमको क्या करना होगा, उसका फिजिकल स्टेट को क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसुअस स्टेट में है तो उसके लिए आप सिंबल यूज़ करोगे स्मॉल g, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट में, उसके तुरंत डाउनवर्ड में आप लिख दोगे स्मॉल g। लिक्विड स्टेट में बेटा उसके लिए आप L यूज़ करोगे। अगर किसी भी चीज़ का एक्वा सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी सबस्टेंस का एक्वा सॉल्यूशन, तो आप AQ लिखोगे शॉर्टकट में सिंबॉलिक फॉर्म में। और सॉल्यूशन इन वाटर में बोल दिया ना, एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ जो सॉल्यूशन है बेटा। और उसके बाद से जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसको स्मॉल s को ब्रैकेट में डाल के और उसके तुरंत नीचे लिख देना है, ठीक। दूसरा नंबर इसमें बात करा कि अब जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आपको बताना होता है, हीट भी बताना होता है, तो उसके बारे में भी आएंगे। क्या रहा है यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में, द रिएक्शंस कंडीशंस सच एज अ टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आपको देना होगा। टेम्परेचर क्या चाहिए, इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको इक्वेशन में लिखना पड़ेगा कि व्हाट शुड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। आपको प्रेशर लिखना होगा कि कितने प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है। कैटलिस्ट लिखना होगा बेटा, कैटलिस्ट के बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, व्हाट इज कैटलिस्ट एटसेट्रा। फॉर द रिएक्शन आर द इंडिकेटेड एबव एंड और द बिलो द एरो इन द इक्वेशन। अब कह रहा है कि इसको एबव बनाने के लिए अब एक चीज़ जान लीजिए कि कहाँ पे एरो एबव मतलब ऊपर की ओर देंगे, मतलब कहाँ पे हम लोग एरो ऐसे ऊपर की ओर देंगे और कहाँ पे हम लोग नीचे की ओर देंगे। ये भी चीज़ सीखना है, सारी चीज़ों को सीखना है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आपके सामने ये एग्जाम्पल है मेरा। क्या एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखो आप, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसवस स्टेट में है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल g लिखा। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन है, ये भी गैसवस स्टेट में है, हमने क्या लिखा, g लिखा। अब क्या है बेटा, आपको रिएक्शन करवाना है तो आपको क्या करना है, इस पर कितना प्रेशर देना है, प्रेशर कितना देना है, 340 atm। कितना दोगे, 340 atm आप प्रेशर दोगे। आफ्टर दैट आप क्या पाओगे, C2OH पाओगे। ओ सॉरी, वेट कार्बन मोनोऑक्साइड C3, वेट बेटा, यहाँ पे मिथेनॉल बनेगा, मिथेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, आपका लिक्विड है, अल्कोहल है, अल्कोहल है। जब मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा, वैसे 12th में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल है, मतलब यूज़ तो नहीं होता है, बहुत घातक अल्कोहल, इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, इंपॉर्टेंट तो इथाइल अल्कोहल है, ये बहुत घातक अल्कोहल होता है। तो इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं बेटा, आपको उनका फिजिकल स्टेट लिखना होता है। उसके बाद से फिजिकल स्टेट आपने लिख दिया, ये गैसवस स्टेट में होता है, ये भी गैसवस, तो गैसवस लिखा आपने, लिक्विड स्टेट में तो लिक्विड। यहाँ पे प्रेशर कंडीशन था, आपको प्रेशर देना था, तो प्रेशर का 340 atm आपको प्रेशर लिखना था। सेकंड इक्वेशन, जैसे मान लीजिए सेकंड केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे क्या करा बेटा आपने, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया। क्या लिया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और ये वाटर के साथ रिएक्शन का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी क्या है, आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल भी चाहिए होती है। ये किसके लिए मैं इक्वेशन बता रहा हूँ आपको, क्या तो जो फोटोसिंथेसिस होता है पेड़ पौधों में, आपको अच्छे से बायोलॉजी के टीचर्स पढ़ा रखे होंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में ये सारी रिएक्शंस होती हैं, तो आपको क्या बनाता है, आफ्टर ऑल ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज बनाता है और क्या होता है कि यहाँ पे O2 भी बनता है। तो यहाँ पे देखो आप क्या होगा, इसका ये क्या है, CO2 एक्वश होगा, बिकॉज वाटर भी क्या करता है, जड़ से लेता है। यहाँ पे CO2 जो हो रखा है CO2 है, और वाटर जाता है जड़ से, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी परासरण के कारण जाता है, उसको भी बताऊँगा मैं। तो क्या होता है, एक्वस बन जाता है।
फिर यहाँ पे वाटर तो है ही, तो क्या हुआ, ये लिक्विड बना। यहाँ पे सनलाइट चाहिए था आपको, उसके बाद से क्या, ये अक्वश बन जाता है। ग्लूकोज जो आपका क्या बनता है, लिक्विड फॉर्म में बनता है पेड़ पौधों में। और आफ्टर ऑल ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन निकलता है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर की ओर क्या करोगे, एरो दोगे। क्लियर। और एक प्रेसिपिटेट, फर्स्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने दिया था प्रेसिपिटेट, जब जहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप डाउनवर्ड एरो दोगे। एरो कैसे दोगे, डाउनवर्ड दोगे। और जब इवॉल्व हो रहा है कोई गैस, तो या हीट इवॉल्व हो रहा है या एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ऊपर की ओर एरो दोगे। तो कैसे इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो हम उनके फिजिकल स्टेट्स को लिख के, उसके बाद से जो कंडीशंस दिया होगा उसको, कंडीशंस को लिख के, उसके बाद से क्या, जो गैस या जो हीट इवॉल्व हो रहा है उसको एरो ऊपर डिनोट करेंगे, और जहाँ पे एरो नीचे डिनोट करेंगे वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा होगा वहाँ पे। क्लियर, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा, हमने एक टॉपिक बोला था कैटलिस्ट के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज़ कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए कि अभी आप जाओगे यहाँ पे पढ़ रहे हो तो सिंपल, जब जाओगे आगे जाके जितने भी रिएक्शंस लगभग होती है तो कैटलिस्ट यूज़ हम लोग करते भी हैं उसमें। बहुत ही अच्छी चीज़ है कैटलिस्ट के। हिंदी में उत्प्रेरक बोलते बेटा, दिमाग में डालना। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक। अब ये देखो ना, ये ऐसा व्यक्ति होता है, आपने कभी ऐसा व्यक्ति का नाम सुना है कि किसी को अगर मदद हो, किसी की उसकी सहायता हो, जैसे मान लीजिए आप हुए, आपको किसी की सहायता हो, तो आप कहोगे चलो मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मतलब जाके वो काम करा के पुनः अपना, मतलब उसमें योगदान तो दे देता है लेकिन उसके साथ नहीं रहता, यानी उसमें पार्ट नहीं करता। तो व्हाट इज़ कैटलिस्ट बेटा, कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। तो कहा जा रहा है एनी सबस्टांस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग द कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वैसे पदार्थ, वैसे सबस्टांस जो किसी अभिक्रिया में जब उनको डाला जाता है तो अभिक्रिया के रेट को क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देंगे या घटा देंगे। आपको जिस पर्पस के लिए डाल रहे हो वो काम करेंगे, तो या तो घटा देंगे या तो बढ़ा देंगे। अरे समझ में ना, जो चीज़ आप डालोगे तो क्या करेगा, इंक्रीज कर दे रहा है, यानी वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के रेट को बढ़ा देते हैं, यानी आपको फास्ट कर देते हैं रिएक्शन को। और क्या होता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेते, क्या करें उसमें वो अपना पार्ट टेक, मतलब उसमें उसकी इनकी सहायता से रिएक्शन संपन्न हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है, बट बेटा वो पार्ट को टेक नहीं करते हैं रिएक्शन में भाग नहीं लेते। यानी आपने जैसे जैसे डाला, आप जैसे कॉपर भी डालते हो कहीं पे, बिहेव करता है ये भी, कॉपर भी डालते हो, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो ये जैसे कॉपर डाला, आपने क्या करा, जो अपना काम करना था पुनः आपको लास्ट में ये कॉपर मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट ऐसे होते हैं कि वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा या घटा देंगे, यानी बढ़ा देंगे, और क्या होगा कि लास्ट में जैसे आपने डाला था वैसे आ जाएंगे। क्लियर ना। तो यही बात होता है कैटलिस्ट के बारे में। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, एंजाइम्स आर द नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट। ठीक है ना। हाँ, ये क्या होता है, प्राकृतिक, ये क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी, ये क्या, एसेंशियल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब ज़रूरी अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, कराते हैं। बायो जो रिएक्शंस होते हैं, बायो रिएक्शंस कहने का मतलब जीव शरीर में जितनी भी रिएक्शंस होते हैं ये एंजाइम क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट उसमें यूज़ होते हैं। क्लियर, बढ़िया से समझ में आया होगा बेटा व्हाट इज़ कैटलिस्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन समझना बेटा, कि केमिकल रिएक्शंस तो होते हैं लेकिन कितने टाइप के होते हैं ना, ये जानना। तो केमिकल रिएक्शन हमको जानना है क्या होता है, कि जनरली 4 तरीका से 4 पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके इनको फर्दर हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्या होगा, एक कम्बिनेशन रिएक्शन होगा, छोटा छोटा वीडियो ही बनाना हमें। एक क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दूसरा क्या होगा बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगला क्या होगा बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिलीज। ठीक है ना, और गेन। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे एक और आ जाएगा, ये सारे क्या होंगे, क्लासीफाई होंगे। एक टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक। व्हाट इज इट बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट के अकॉर्डिंग इन रिएक्शन का पार्ट करा जाता है। और क्या होगा नेक्स्ट, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये 2 तरीका, मतलब ये क्या होंगे, दे कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड। ये किसके बेस पे क्लासिफाइड होंगे, तो हीट रिलीज पर या गेन पर। तो रिलीज हो रहा है या गेन हो रहा है, तो अगर क्या हो रहा है बेटा, हीट रिलीज हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर की ओर समझना है, यानी हीट बाहर निकल रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और क्या होता है, इंडोथर्मिक, यानी आप जहाँ पे हीट दे रहे हो। तो इसके बारे में फर्दर हम इनको क्लासीफाई करेंगे और अगला लेक्चर में वो आएगा। ओके, कोई ना।
अब आप क्या करिए, घर पे पढ़ते रहिए आप लोग। मतलब मैं समझ रहा हूँ वीडियो का क्वालिटी नहीं है इसलिए नहीं देख रहे हो आप लोग। जितना भी मतलब जल्दी जल्दी मांग करोगे मैं वीडियो डालूंगा। आप लोग मांग नहीं कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे डाल रहा हूँ। ओके।